हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग आयोनिक रेडियस और अपना जो एटॉमिक रेडियस था उसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या किए थे, खत्म किए थे। सारे चीजों को देखें, एक्सेप्शंस को देखें कि क्या क्या एक्सेप्शंस है उसमें, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रेंड्स तो एक अलग चीज हो गया। ट्रेंड्स कोई भी चीज हम लोग देख रहे हैं, डाउन द ग्रुप हो गया या फिर अलोंग द पीरियड हो गया, वो तो नॉर्मल सा चीज हो गया। एक्सेप्शन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जस्ट एक हट करके उसमें कुछ उसमें देखने को मिलता है, ऑब्जर्वेशन होते हैं, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्सेप्शन खास करके सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग एक जगह कलेक्ट करके लिखें। और जब इनऑर्गेनिक की बात करें तो सारे इंफॉर्मेशन जब एक जगह हो जाते हैं तो उसको याद रखने में, लर्न करने में काफी आसान होता है, और वो इस चीज को, इस सब्जेक्ट को काफी आसान बनाता है। आ रहा बात समझ में? तो उसी दरमियान में हम लोग और आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लेकर के, और आज हम लोग देखने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आई ई भी लिखेंगे। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको याद होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग डील किए थे, बात किए थे क्या होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात किए थे कि क्या होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जस्ट ये भी चीज वही चीज है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो वहां बात किए थे ये भी सेम है। अब इसमें क्या क्या कुछ एक्सेप्शंस हैं अपने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है, और थोड़ा डिटेल्ड में इसको देखना है, और किस तरीके से ये जो है आगे भी अपना जो है वो काम करेगा। और जेड इफेक्टिव के बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो भी किस तरीके से इस पे इफेक्ट करता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव भी किस तरीके से इसको इफेक्ट करता है, वो चीज भी हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में? तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, अब समझेंगे। जैसा कि मान लेते हैं कि ये अपना क्या है, एटम है। ठीक है, एटम है। और एक बात कि हम लोग क्या किए थे स्टार्टिंग में ही, जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, बता रहे थे इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो उसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटे थे। एक कहे थे एटॉमिक प्रॉपर्टीज और एक कहे थे मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। यानी एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जिसको हम लोग किससे एक्सप्लेन करेंगे, जिससे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग एटम से। ठीक है, और एक ऐसा प्रॉपर्टी और कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होंगे जिसको हम लोग एटम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये वैसा प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, जिसको हम लोग एटॉमिक फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या है, मान लेते हैं ये अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल्स है। ठीक है, ये वाला भी सेल है, जिसमें क्या है आपका, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है? दोनों के बीच में क्या होगा आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक, यानी कि इसको हम लोग, ये हम लिख देते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को जब अपने को रिमूव करना होगा, ठीक है, ये तो अट्रैक्शन से क्या है, बंधा हुआ है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, बंधा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यदि हमको बाहर निकालना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अपने को रिमूव करना है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यदि रिमूव करना होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी देना होगा, क्योंकि ये एक फोर्स से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, बंधा हुआ है। और बंधा हुआ है, अब इसको दूर निकाल करके अपने को फेंकना है, इंफिनिटी में निकाल करके फेंकना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, एनर्जी अपने को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, तो इन दोनों का जो बीच का अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने का अब हम करना क्या चाहते हैं, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, और उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए अपने को क्या देना होगा, एनर्जी। यानी कि यहाँ क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी और रिक्वायर्ड होगा। आ रहा बात समझ में? उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रॉन, एटम के, एटम जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। डेफिनेशन पे हम आएंगे कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। तो हम क्या बोले कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन,
और उसके अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसका अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम लगने वाला एनर्जी। अब सपोज इसको निकालने में अपने को 500 किलो जूल का एनर्जी लग रहा है, तो हम खामखा बेकार का हम इसमें 600 किलो जूल एनर्जी नहीं देंगे। जो अपने के लिए अपन के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आई बात समझ में? यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड हम बात कर रहे हैं, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसका क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हम लोग फोर्स जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दो चार्ज के बीच में, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है, वो क्या होता है बेटा? के Q1, ठीक है, Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच का क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये चीज भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। अब यदि हम इसका डेफिनेशन पे जाएं, तो क्या बोलता है? इट इज डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज मिनिमम amount of energy required to remove an electron, ठीक है, required to remove an electron of outermost orbit, ठीक है, of outermost orbit to infinity from isolated gaseous atom, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक चीज तो ये क्लियर हो जा रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? कि ये क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या हम बताए थे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, टू इंफिनिटी। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि अब यहाँ से जो है ना पीरियोडिक जेड इफेक्टिव हम लोग पढ़ लिए, सारा चीज पढ़ लिया, एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, आयोनिक रेडियस पढ़ लिया। अब यहाँ से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी अपना रंग दिखाना चालू करेगा, यानी कि अब इसमें भी मजा आने लगेगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट को आप सीख रहे हैं, सारा चीज जान रहे हैं। पहले तो कई सारा चीज तो पीरियोडिक टेबल में पुराना ही आपको मिला, 10th वाला हिस्ट्री वगैरह, कुछ प्रॉपर्टीज वहां भी हम लोग बता देते हैं, ठीक है, फाउंडेशन में। तो क्या हम बोले आपको कि रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू इंफिनिटी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब निकाल रहे हैं, तो कहां पे हम ले जाना चाह रहे हैं? इन्फिनिटी में। यस, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इन्फिनिटी ले जाएंगे, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। आप अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यदि है, तो हम क्या बोल रहे हैं? आर आपका क्या है? डिस्टेंस। आर बेसिकली आपका क्या होता है? डिस्टेंस। यानी कि आर टेंडिंग टू, यदि हम क्या करें, आर टेंडिंग टू यदि इंफिनिटी हम कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आ रहा बात समझ में हम क्या बताना चाह रहे हैं? और हालांकि स्कॉन्डिगर वेव इक्वेशन, स्कॉन्डिगर जो साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार हम लोग क्या बोले थे? इवन एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी यदि हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो पॉसिबिलिटी होता है, फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसकी पॉसिबिलिटी जीरो नहीं होती है, ठीक है। वहां भी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पाने की होती है, ठीक है, कैन नेवर बी जीरो। तो मिलने की पॉसिबिलिटी तो होगी, लेकिन उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो जीरो होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। आई बात समझ में? इसीलिए उसको हम कहा बोल रहे हैं, कहा निकाल के फेंकना है अपने को? इन्फिनिटी में। और फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि ये भी इससे बात साबित हो रहा है कि ये वाला एटॉमिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं, एटम के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। यह क्या बोल रहा है? आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि अपने को पहली बात तो वो जो एटम जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे वो सोडियम के लिए, चाहे वो आयरन के लिए, चाहे वो हम मैग्नीशियम के लिए, चाहे वो क्रोमियम के लिए, चाहे मैग्नीज के लिए, उसको हम लोग एटॉमिक फॉर्म में ले जाएंगे, आइसोलेटेड गैसियस एटम।
ऊपर से एटॉमिक फॉर्म में भी सॉलिड नहीं चलेगा, लिक्विड नहीं चलेगा, किसमें, गैसियस फॉर्म में अपने को चाहिए। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि वो एटम जो रहेगा वो किस में रहेगा, आपका गैसियस फेज में रहेगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आपको और पढ़ने को मिल जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या मिलेगा आपको पढ़ने को, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम लोग आईपी भी कहेंगे, और ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सारा कुछ सेम रहेगा, सारा डेफिनेशन सेम रहेगा, बस इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, सारा कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे जो एनर्जी टर्म जो है उसके जगह पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, पोटेंशियल। ये चीज भी हम किसमें आपको बताए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे। तो सारा कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू इंफिनिटी। ठीक है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यूनिट का थोड़ा सा यदि हम बात करें, दोनों के क्या यूनिट में चेंजेस आएंगे और दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस तो कुछ नहीं है, दोनों एक तरह से सेम ही हम कहेंगे, बस एनर्जी को लेकर के यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे कि दोनों क्या है, बोथ आर सेम, हम ये भी लिख देते हैं। ठीक है, बोथ आर सेम। इज दैट क्लियर, दोनों क्या होंगे, आपके बराबर ही होंगे। अब यूनिट थोड़ा सा यदि हम ध्यान रखें, यूनिट ऑफ आईई, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, यूनिट ऑफ आईई, आयोनाइजेशन एनर्जी का यदि हम लोग यूनिट लिखें तो क्या, जनरली इन जनरल वे में मोस्ट कॉमन जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही बताए हैं, वहां पे भी हम पढ़ा रहे थे, सारा कुछ बताए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और यदि हम इसको चाहें, ये तो होगी आपका सबसे मोस्ट कॉमन यूनिट जो आपका इस्तेमाल होगा। और यदि हम इसको क्या लिख सकते हैं, किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल में, और लिखना चाहें तो किलो कैलोरी पर मोल में आपसे पूछा जा सकता है। आ रहा बात समझ में। दोनों के बीच का यदि हम रिलेशन देखें, थोड़ा सा रिलेशन यदि हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल होता है, और ये बराबर होता है 25 किलो कैलोरी पर मोल के। इज दैट क्लियर, आर यू गेटिंग माई आइडिया। तो ये रिलेशन है बेसिकली, देखा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो जूल पर मोल, और साथ ही साथ जो आपका ये देखा जा रहा है किलो कैलोरी का। ठीक है, और यदि हम यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या हो जाएगा आपका ईवी। क्या हम लोग लिखेंगे, सॉरी, वोल्ट। ठीक है, क्या हम लोग लिखेंगे, इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वोल्ट। आ रहा बात समझ में। तो ये आपका हो गया वोल्ट। ठीक, वोल्ट हो गया। अब यदि हम यहाँ पे बात करें, दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों क्या हम बोले कि कॉमन है ये वाला, और दोनों क्या है, सेम है। अब कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, तो एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बोलता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज कितना दे दिया आपका, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है। अब बोल रहा है आईपी क्या है भैया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको यदि ध्यान होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के आधार पर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के आधार पर E इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ई क्यू इंटू वी।
याद है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए थे, Q इंटू वी। ठीक है, ये लिखते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के आधार पे, Q इंटू वी, एनर्जी इज इक्वल टू। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे इसी चीज को अप्लाई करें तो एनर्जी क्या हो गया आपका 10। ठीक है, 10 eV एनर्जी हो गया। और Q क्या है बेटा, आपका चार्ज है। क्या है, चार्ज। तो उसको हम लोग किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये V क्या हो गया आपका, वोल्ट, तो V हम लिख दिए। ठीक है, E इंटू वी। क्लियर है। अब E यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे आपका क्या निकल के आ रहा है, 10 वोल्ट। ठीक है, क्या निकल करके आ रहा है आपका, 10 वोल्ट, ये आपका बेसिकली निकल करके आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि यदि आपका आयोनाइजेशन एनर्जी आपका दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यदि आपका पूछ रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो कुछ नहीं करना है, बस उसको क्या करना है, ई हटा करके वोल्ट में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए, सेम हो जाएगा। बस ई हटा के वी कर दो, क्योंकि इसका क्या है, आपका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। आर यू गेटिंग माई आइडिया? क्लियर है आपका हम क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जैसे इसी में आपका उल्टा यदि कर दे कि आईपी दिया हुआ है, ठीक है, आपका क्या दिया हुआ, आईपी मान लेते हैं, दे दिया हुआ है 10 वोल्ट। आईपी दे दिया हुआ है 10 वोल्ट, और आपसे क्या पूछे, आयोनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछे, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, आईई आपका क्या हो जाएगा बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ नहीं करना है। ठीक है, या 20 कर देते हैं हम इसको, 20, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात हम क्या बताना चाह रहे हैं? अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आता है आपका, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल एच आई से। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, डेल एच आई से। अब ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, क्या दोनों सेम है, या दोनों में कुछ डिफरेंस भी है? तो यदि देखा जाए तो दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। बुकों में तो हालांकि, और जनरली सारे जगह पे इसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो गया, वो दोनों क्या है, सेम। सेम होते भी हैं, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया है, एक कंडीशन है, जहां पे हम लोग दोनों उसको बराबर, इक्वल कब होगा, वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये कहता है एंथैल्पी चेंज। ठीक है, क्या बोलता है ये, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is removed is removed from outermost orbit, ठीक है, ऑफ टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू इंफिनिटी। ठीक है, टू इंफिनिटी फ्रॉम फ्रॉम ठीक है, वन मोल ऑफ एन, फ्रॉम वन मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस गैसियस एटम। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि हम इसमें क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज मतलब चेंज इन हीट, सिंपल यदि हम ऐसा बात करें, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, डेल एच का मतलब क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन हीट। तो वही बात कर रहा है कि इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, यानी कि यहाँ पे अब जो बात हो रहा है, यहाँ पे सिंपली हम बात कर रहे थे एक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका, लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, एक मोल के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू इंफिनिटी फ्रॉम वन मोल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक मोल जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, टू इंफिनिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। दोनों देखा जाए तो दोनों सेम ही है, बस ये कहां पे हम लोग ले रहे हैं, वन मोल के लिए। ठीक है, वो हम इसको हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, वन मोल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली यदि हम बात करें तो दोनों में क्या जो है, दोनों कब इक्वल होते हैं, वो यदि हम बात करें तो ध्यान में रखना है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जनरली मेंशन नहीं होता है कहीं, वो हम आपको बता रहे हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होगा वो ओ के
ओके म्हणजे ओके मतलब 0 केल्विन पर, ठीक है। ये ओ जो है वो 0 है, ठीक है। ये क्या है? 0, 0, और ये क्या है? केल्विन, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन इंथैल्पी 0 केल्विन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या हो जाएगा आपका? आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है 0 केल्विन पे, वो क्या हो जाएगा आपका? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। ध्यान में आया बात क्या हम बताना चाह रहे हैं? और यदि कुछ मेंशन नहीं है तो उसको हम लोग रूम टेम्परेचर कंसिडर करके आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कहे कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी कब एकदम इसके इक्वल होगा, बराबर होगा, तो वो कंडीशन क्या है? 0 केल्विन पर। किस कंडीशन पे होगा बेटा? 0 केल्विन पर होगा। आ रहा बात समझ में? अब इसमें थोड़ा सा और हम बता देते हैं। क्या बता देते हैं? तो किरचॉफ लॉ के आधार पे हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये बस ध्यान में रख लेंगे आप लोग। फॉर्मूला जो है बस हम दे देते हैं, उसको लिख लेंगे और ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कि क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बतानी मेरा भी काम है। तो क्या बोल रहे हैं हम? किरचॉफ इक्वेशन के आधार पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल H2 माइनस डेल H1, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, डेल CP R छेक T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। इसके आधार पे जो हम लोग हैं उसको चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो T2 जो है मान लेते हैं, T1 जो है वो आपका दिया हुआ मान लेते हैं 300 केल्विन ऐसा कुछ करके, या फिर डिग्री में T2 आपका कितना पे रखेंगे हम लोग? 0 डिग्री 0 केल्विन पे रखेंगे, ठीक है। इसको भी किस में रखेंगे हम लोग? केल्विन में। और ये वाला 0 आपका हो गया केल्विन, ठीक है। डेल CPR जो है वो आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। डेल्टा डेल H2 ये भी क्वेश्चन में रहेगा, और आपको क्या निकाल लेना है? डेल H1 निकाल लेना है। तो ये भी इंटर कन्वर्टेबल हम लोग कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी। अब जैसे कि अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं, वो तो हम लोग देख लिए कि एक एटम से हम लोग जब इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड एटम में, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका दे दिया हुआ है Na, ठीक है। Na क्या है? Na आपका दिया हुआ है गैसियस में, ठीक है। Na गैसियस में दिया हुआ है, और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन, क्या बोला था? आइसोलेटेड गैसियस एटम, सोडियम एटम है, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म में लेंगे, और ये Na प्लस ये, और साथ ही साथ जब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेगा तो इसमें जो एनर्जी लगेगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका? यस, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगा। और यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो आपका डेल H है, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बराबर होगा, ठीक है, वो आपका बराबर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na सोडियम, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम के बराबर होगा, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या होगा? बराबर होगा ऑफ सोडियम का, ठीक। लेकिन लेकिन यदि यहाँ पर, ठीक है, यदि यहाँ पे आपका क्या दे दिए? Na, और ये आपका दे दे सॉलिड में, ये आपका क्या दे दे? सॉलिड में, और यहाँ पे आपका क्या लिख दे? Na प्लस और ये गैसियस, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे यदि हमको बोलेगा डेल H जो होगा वो क्या इक्वल होगा? तो हम कहेंगे नहीं, नहीं इक्वल होगा। किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के, ऑफ सोडियम, ठीक है, ऑफ सोडियम सॉलिड। क्यों ऐसा? क्यों भाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम एटम है वो सॉलिड फेज में है। किसमें है? सॉलिड फेज में है। तो डायरेक्ट सॉलिड से ये गैसियस नहीं होगा, यानी कि क्या होगा? एक प्रोसेस से ये गुजरेगा। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ये गुजरेगा आयोनाइजेशन, सॉरी, सब्लिमेशन एनर्जी से, ठीक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी से,
ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी से गुजरेगा और सब्लिमेशन एनर्जी इसको सबलाइन करके किस में कन्वर्ट कर देगा, Na गैसियस में, Na किस में, गैसियस में कन्वर्ट करेगा और फिर यहां से ये जब जाएगा तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से यहां का जो सफर रहेगा वो डेल एच इज नॉट इज इक्वल टू Ie प्लस Na हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ ही साथ सब्लिमेशन एनर्जी भी आपका क्या होगा, ऐड होगा। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका नहीं कहा सकेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कहें तो आइसोलेटेड गैसियस एटम का ही डेफिनेशन बात कर रहा था, तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ गया होगा, तो यस, ये एंथैल्पी जो होगा, चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम के। क्लियर है? आ रहा है मेरा बात आपको समझ में? ठीक है, यहाँ पे जी कर देना है। ठीक, आ रहा बात समझ में? और यहाँ पे क्या आपका क्यों नहीं इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे और ऐड हो जाएगा कौन सा, सब्लिमेशन एनर्जी का पार्ट, इसलिए ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एक टर्म क्या आता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या आएगा, ठीक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये आएगा। क्या आएगा आपका, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई ए है, ठीक है, ए है और ये ए किस में है, गैसियस में है, ठीक है, ए किस में, एक गैसियस में। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए प्लस, ठीक है, और ये गैसियस और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन। आ रहा बात समझ में? तो इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, IE1 ऑफ ए। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं इसको, IE1 ऑफ ए, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ या फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए। इज दैट क्लियर? पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन हम जस्ट इससे बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए। इज दैट क्लियर? जिससे क्या बन गया, ये A प्लस बन गया, ठीक है। और ये क्या हम लिखेंगे, फर्स्ट IE ऑफ ए गैस, ठीक है, फर्स्ट IE ऑफ ए गैस। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा? अब इसी को, अब इसका ए तो ए प्लस कन्वर्ट हो गया, अब ए प्लस यदि हम ले, क्या ले ले, ए प्लस, और ये किसमें, गैसियस में, और ये कन्वर्ट हो जाए ए प्लस 2 में, ठीक है, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन में, यानी इससे ए प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इट इज द IE2 ऑफ ए, यानी कि ये क्या है, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए। ये जो था उसका दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक बार किए तो ये बना और दूसरी बार जब कर रहे हैं तो हम लोग ये बन रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, सेकेंड IE ऑफ, ठीक है, सेकेंड IE ऑफ ए प्लस ए गैस, ठीक है, सेकेंड IE ऑफ ए गैस। इज दैट क्लियर? और यही A2 प्लस जो है, ठीक है, ये जो A प्लस 2, ठीक है, गैस जो है उससे यदि हम लोग एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, यानी ये क्या बन जाए, A3 गैस और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, IE3, ठीक है, ऑफ ए, यानी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए इसको कहेंगे, ठीक है, थर्ड IE ऑफ ए गैस, ठीक है, थर्ड IE ऑफ ए गैस। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा हम क्या बताना चाह रहे हैं? अब मेरे कहने का क्या मतलब है कि इसमें और एक बात जो है, एक बात और है कि जिस स्टेप का यदि हम बात करें, यदि हम इसका बात करें तो ये हम लिख सकते हैं क्या कि ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप। इज दैट क्लियर? अब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस स्टेप का बात करें, ठीक है, एडवांस वगैरह में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन और बढ़िया बनाने के लिए आपको क्या कर सकता है, नाम में चेंजेस कर सकता है। यानी अभी हम इसको क्या बोले, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए, इस स्टेप को हम क्या बोले, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए, और इसको हम लोग क्या बोले, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए, ठीक है। इसको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसा चीज है ना जिसमें कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस कंफ्यूजन को और क्रिएट करने के लिए आपको दूसरे दूसरे नामों से भी आपको परेशान कर सकता है एडवांस वगैरह में। तो हम क्या आपको बता रहे हैं, कंप्लीट नॉलेज एक जगह, ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन एक जगह आपको समझना है और उस कॉन्सेप्ट को आगे अप्लाई करना है। अब
खास बात कि जिस स्टेप का यदि हम बात करें, फर्स्ट स्टेप का बात करें, सेकंड स्टेप का बात करें या थर्ड स्टेप का बात करें, जिस भी स्टेप का बात करें उस स्टेप के उतना ही नाम होगा। ठीक है, उतना ही तरह से हम उसको बोल सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट स्टेप का यदि हम बात करें तो उसका बस एक ही नाम है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए, यही हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में और इसको वेरिएशन करके नहीं आ सकता है। इस टर्म में हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी का IE1। लेकिन यदि हम इसका बात करें, सेकंड स्टेप का यदि हम बात करें तो इसको दो तरीके से लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। यदि हम इसका बात करें, थर्ड स्टेप का बात करें, तो इसको तीन तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख सकता है। आर यू गेटिंग माई आइडिया? अब ये क्या तीन तरीके से लिख सकता है वो देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के टर्म में हम आपको बताते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और इसी बहाने एक क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन में जो है ये तीनों लाइन दिया हुआ, ये वाला भी दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। ठीक है, और मान लेते हैं एक और दे दिया हुआ, एक और हम आपको दे देते हैं। ठीक है, वो इस कॉन्सेप्ट में उसको नहीं ये करना है, क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसके लिए एक और हम दे देते हैं, और वो क्या है IE2। ठीक है, ये ऐसा कर रहे हैं ए गैस, ठीक, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका A+2 में और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन में। ठीक, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं IE2 ऑफ ए, क्या बोल रहे हैं IE2 ऑफ ए। इज दैट क्लियर? ये हम बता रहा है, ये स्टेटमेंट है एक तरह से। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये नहीं है इसमें। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ये दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? अब क्या बोल रहा है, करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ठीक है IE2A, IE2A। ठीक है, आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है ये IE2A के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ये चीज क्लियर हो रहा है क्या बताना हम चाह रहे हैं? तो अब यहाँ पे तीनों स्टेप दिया हुआ है, ये पहला वाला स्टेप, ये दूसरा वाला स्टेप है, ये तीसरा वाला स्टेप है, और मतलब ये जो आपका पहला जो दिया हुआ उसके रिस्पेक्ट में, और ये तीसरा वाला जो चौथा वाला है वो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आ रहा बात समझ में? अब क्या करना है ना, क्या बोल रहा है कि करेक्ट इक्वेशन बताना है रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या IE2A, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है IE2A। अभी हम क्या बोले कि जितना भी स्टेप है, चाहे वो पहला स्टेप हो, चाहे वो दूसरा स्टेप हो, चाहे वो तीसरा स्टेप हो, ठीक है, जितने स्टेप हो रहे हैं उसके उतना ही नाम होंगे। ठीक है, पहला स्टेप का एक ही नाम है जो हम बताए हैं IE1। दूसरा वाला जो स्टेप होगा उसका दो नाम हम लोग लिख सकते हैं, तीसरा वाला स्टेप जो होगा उसको तीन नाम हम लोग लिख सकते हैं। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसका बोल रहा है IE2A। बात बार बार जो है हम रिपीट कर रहे हैं। IE2A का मतलब क्या हो गया, ए का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ए का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ए का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी कैसे हो सकता है, जब कौन सा हो जाए, ए चला जाए इसमें, क्या सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगा क्या, ये ध्यान से समझना है। ए का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ए का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इसमें से कौन होगा ये वाला। आ रहा बात समझ में? कैसे ए का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हालांकि ये तो हम लिखे हुए हैं, लेकिन इसको यदि हम छोड़ दें, आप बोलिएगा सर यहाँ तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यदि हम इसको छोड़ दें तो समझना है ए का हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए, एंड दैट स्टेप इज द सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ व्हाट ए। ठीक है, आ रहा बात समझ में? यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये जो आपका आ रहा है, यानी कि ए प्लस से, ठीक है, ए प्लस से आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका A+2 में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन में। तो यही वाला स्टेप जो होगा वो आपका क्या होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा आपका 2 माना जाएगा। और ध्यान में रखना है कि ये सब का सब किस में हो रहा है, आपका गैसियस में हो रहा है। किसमें हो रहा है आपका बेटा, गैस में हो रहा है। क्लियर है ये चीज? अब तो ये वाला जो है ये क्या है, आखिर ये क्या दिया है, ए से डायरेक्ट A2 में +2 में चले गए, क्या इसको हम लोग ए का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी कह सकते हैं क्या? जी नहीं, नहीं कह सकते। तो फिर ये है क्या,
एक्चुअल में इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज द सम ऑफ, ठीक है, इट इज द सम ऑफ, कॉन्सेप्ट को समझना, इट इज द सम ऑफ IE1 ऑफ ए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए का फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ए प्लस IE2 ऑफ ए। ये बेसिकली क्या है, IE1 ऑफ ए और IE2 ऑफ ए का क्या है, सम है। कैसे, ये यहां से यहां गए, दैट इज IE1, क्लियर है, और ये यहां से यहां गए, दैट इज IE2। तो जो अपना रिजल्ट आ रहा है, ये अपना रिजल्ट क्या आ रहा है, ए से डायरेक्ट A+2, यानी ए से डायरेक्ट A+2 पे जा रहा है। तो ये दोनों का क्या हो गया, सम ही तो हो गया, ये दो स्टेप का क्या हो गया, सम आपको नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज द सम ऑफ IE1 ऑफ ए एंड IE2 ऑफ ए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझना है, धीरे धीरे हम ले जा रहे हैं, आराम से ले जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी में और आपको परेशान करने के लिए क्या कर सकता है, यदि ये बोले IE2 ऑफ A प्लस, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें दूसरा क्या बोले, IE2 ऑफ A प्लस, यदि IE2 ऑफ A प्लस की बात करें तब क्या हो जाएगा, सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस। यस, क्या बोल रहा है आपका, सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस का सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, A प्लस का सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो ये वाला स्टेप यदि हम बात करें तो ये वाला स्टेप क्या है, दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस। कॉन्सेप्ट को समझना हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला स्टेप बेसिकली क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस, एम आई राइट, क्योंकि यहां हम A प्लस को ले रहे हैं और A प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने का काम कर रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस। ठीक है, अब यहां से यहां जब गए हम, जब A2 को लिए और उससे दोबारा जब इलेक्ट्रॉन को हम निकाले, A+2 को जब लिए और दोबारा जब इलेक्ट्रॉन निकाले हम, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस। इज दैट क्लियर, क्या हम बोल सकते हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस, यानी कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, IE2 ऑफ A प्लस, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली आपका क्या हो गया, A+2 गैसियस में, और इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, IE2 ऑफ A प्लस। आर यू गेटिंग माई आइडिया, क्लियर हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट, हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या बोले थे कि एक जो है जिस स्टेप का है उसको उतना नाम लिख सकते हैं, तो पहला स्टेप है ये नाम हो गया। अब IE2 ऑफ ए का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी तो हम लिख ही सकते हैं इसको, साथ ही साथ और हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस। आर यू क्लियर, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट, हम क्या बोले, इसी स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, IE1 ऑफ A प्लस और IE1 ऑफ A प्लस, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, IE3 ऑफ A तो लिख सकते हैं, साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, IE2 ऑफ A प्लस, ठीक है, और IE2 ऑफ A प्लस, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं, IE1 ऑफ A प्लस 2। ठीक है, IE1 ऑफ A+2, क्योंकि ये वाला चीज सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका होगा, A प्लस का, जो क्वेश्चन हम लोग किया अभी है, ये वाला टर्म सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस। तो A प्लस से जब हम लोग A+2 में गए, दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस, और A+2 को जब हम लोग कन्वर्ट किए A+3 में, दैट इज द सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ A प्लस। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। और ये जो लिखा हुआ IE1 ऑफ A+2, तो A+2 से जब हम लोग यहाँ पे गए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी माना जाएगा। इज दैट क्लियर। और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो आपको परेशान कर सकता है, जैसे कि ये कहे आपको राइट द इक्वेशन, क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, राइट द इक्वेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ Mg। ठीक है, मैग्नीशियम का सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ क्या बोल रहा है, Mg। बात को समझेंगे क्या हो रहा है, यानी हम इसको क्या लिख रहे हैं, IE2 ऑफ क्या, Mg। ठीक है, कैसे करेंगे इसको,
ठीक है, कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो जिसके रिस्पेक्ट में बोल निकालना है, यानी कि जिसका आपको निकालना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उस पे जो भी चार्ज है, यदि एक भी चार्ज नहीं है तो ठीक है, और यदि कुछ चार्ज भी है ना, तो जितना नंबर का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहा है उतना चार्ज और जोड़ देना है। बात समझ में आया? तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये मेरा था ए का क्या बोला, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए, तो ए पे एक चार्ज जोड़ करके आंसर ये आ गया। ठीक है, अब ये बोला I2 ऑफ ए, I2 ऑफ ए, बात समझ में आ रहा है, ए का I2 यानी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ए पे क्या करेंगे, दो चार्ज जोड़ करके आंसर हम लोग देंगे, दो चार्ज दे करके, तो दो चार्ज यहां नजर आ रहा है, दैट इज द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए, तो ये आया कहां से होगा, यहां से, तो दैट स्टेप इज द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? और यदि कह रहा है यहाँ पे IE3 ऑफ ए, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए, यानी ए पे 3 प्लस चार्ज करो, ये रहेगा आंसर, और ये आया कहां से होगा, A+2 से, तो दैट इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ IE3 ऑफ ए। अब उसी तरीके से यदि हम Mg का बात करें, तो आंसर जो आएगा वो Mg पे +2 रहेगा, ठीक है, Mg पे क्या रहेगा, +2 रहेगा, तो आंसर ये आपको क्या मिलेगा, Mg+2, और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन जो कि किस में रहेगा, गैसियस में। अब ये बना कहां से होगा, तो बना होगा आपका Mg+ से, जो कि गैसियस में रहेगा। इज दैट क्लियर? अब और आपको क्वेश्चन दे सकता है, जैसे लिख दिया IE3 ऑफ Cr, क्या लिख दे, IE3, ठीक है, IE3 ऑफ Cr, क्रोमियम का IE3, तो हम क्या बोले कि किसके बारे में बात हो रहा है, क्रोमियम का 3, तो क्या कर देंगे, +3, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, Cr+3 गैसियस में, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब बना कहां से होगा, ये बना होगा Cr+2 गैसियस से। आ रहा बात समझ में, क्लियर हो रहा है? इसी में आपको और पूछ सकता है, क्या बोल सकता है, IE2 ऑफ Cr+, ठीक है, IE2 ऑफ Cr+, क्रोमियम प्लस पे आई, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम प्लस, तो कुछ नहीं करना है, इस Cr पे क्या कर देंगे, दो चार्ज और बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, दो चार्ज और बढ़ा देंगे, ++2 हो जाएगा, और आंसर जो आपको नजर आएगा वो Cr+3 गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये बना कहां से होगा, तो बना होगा Cr+2 गैसियस से, यानी हालांकि सेम आ जा रहा है। ठीक, बात समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं हम? तो आई थिंक इतना इलिस्ट्रेशन से आपका क्लियर हो गया होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए। अब इसमें एक आ रहा आपका रूल्स फॉर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे, रूल्स फॉर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हम लोग देख रहे हैं यही चीज तो है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि एक के बाद एक, तो उसमें जो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो किसके लिए होगा, और सबसे कम, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसमें ज्यादा होगा, किसमें 1 कम, वो इस प्रकार से होगा, IE1 हमेशा कम होगा IE2 से, और सबसे ज्यादा कौन सा होगा आपका IE3 एज सुन एज चलता जाएगा। तो ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है कि IE1 में हुआ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाले हम लोग, किससे, जस्ट जो नॉर्मल एटम है उससे, न्यूट्रल है उससे, हो सकता है IE1 हम इसके रेस्पेक्ट में ही बात करें, मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि यदि हम इसी इलिस्ट्रेशन से यदि हम बात को समझे, इसी एग्जांपल से हम समझे, तो यहाँ पे क्या है, IE1 ऑफ ए है, IE2 ऑफ ए है, एंड दैट इज IE3 ऑफ क्या है, ए है, ठीक है, यानी कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिया हुआ है, हम क्या कहें कि जो तीसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा उसमें एनर्जी लगेगा, क्यों लगेगा भाई, तो चार्ज आप देख रहे हैं कि +2 से अपने को कन्वर्ट करना है +3 में, यहाँ कन्वर्ट करना था न्यूट्रल से प्लस में, और यहाँ पे इससे इसके बाद वाला जो था वो किसमें था, प्लस से +2 में, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इंक्रीज हो जाएगा तो उससे Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, साइज छोटा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है होता है टुवर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल हो जाएगा, काफी ज्यादा एनर्जी का उसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। तो कहने का मतलब वही है कि जब एक चार्ज था, जब न्यूट्रल था, तो उससे तो ठीक है इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन जैसे ही एक चार्ज आ गया, Z इफेक्टिव बढ़ गया, और उससे फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, और फिर जब दो चार्ज आ गए तो उससे
भी अब उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जा रहा है। इसीलिए जो कहा जा रहा है कि रूल्स फॉर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो IE1 जो होगा वो लेस देन होगा IE2 से, और वो लेस देन होगा IE3 से, एज सोन और एज चलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये रूल्स था किसका? आयोनाइजेशन आपका इंथैल्पी का, सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। तो थोड़ा सा और देख ले। ठीक है, अब इसी को हम स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं। यहाँ पे नोट्स अच्छे से होना चाहिए ताकि बाद में आप 1 साल बाद भी आप जब अपना नोटबुक खोलें, 1.5 साल बाद भी आप अपना नोटबुक खोलें, तो ये लिखा हुआ है तो उसको ये भी समझ में आ जाए कि कैसे लिखा हुआ है, क्यों, इसका रीजन क्या हो रहा है। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसका रीजन है। ठीक है, मोर एनर्जी इज required to remove electron from cation as compared to न्यूट्रल एटम। ठीक है, समझ में आया? न्यूट्रल एटम बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ठीक है, बिटवीन कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज इंक्रीज इन Z इफेक्टिव। ठीक है, दैट इज इंक्रीज इन Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव में बढ़ोतरी हो जाता है, जिसके कारण जो है ऐसा देखा जाता है। क्लियर है? हालांकि जो है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसी पे हम लोग क्या देख लेते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो किस पे इफेक्ट करेगा वो भी देखना काफी जरूरी है। हालांकि एक्सेप्शन वगैरह तो मिलेंगे ही, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो वो तो होगा ही। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव तो क्या होगा? Z इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? तो हम क्या लिख दें इसमें? हायर इज द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव, हायर इज द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव। ठीक है, more effectively electron will pulled towards nucleus और ठीक है, और more will be the attraction। ठीक है, more will be the attraction। ठीक है, so more energy will be required to remove इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। यानी हम लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली टू क्या रहेगा? Z इफेक्टिव। जितना ज्यादा Z इफेक्टिव पाया जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम ये भी लिख देते हैं कि Z इफेक्टिव जैसे ही बढ़ेगा उससे क्या होगा? आपका रेडियस कम होगा,
और जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो ये भी समझने के लिए लिख दिए हम। दूसरा फैक्टर बात करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट? और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, रिपल्सन, स्क्रीन करना। ठीक है, बेसिकली स्क्रीनिंग को हम लोग किस चीज से समझेंगे, रिपल्सन के बेसिस से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब ऐसा समझे कि जितना ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है, जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ही क्या होगा, वो दूर करेगा अपने से, इलेक्ट्रॉन को क्या रखेगा, दूर रखेगा। यानी कि जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट रहेगा, यानी स्क्रीन करने वाला, बीच में रोकने वाला, ठीक है, जितना ज्यादा रहेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, इज दैट क्लियर, जितना ज्यादा शील्ड करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इनर वाला इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा शील्ड करेगा, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या होगा, उसका कम हो जाएगा। ठीक है, वीक हो जाएगा, जिससे उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत मिनिमम एनर्जी में हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर पुल आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। आ रहा बात समझ में? यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, स्क्रीनिंग एनर्जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। जितना ज्यादा स्क्रीन करेगा उतना ही कम एनर्जी में क्या हो जाएगा, हम लोग बाहर उससे निकाल सकते हैं। जितना ज्यादा स्क्रीन करेगा उतना कम एनर्जी में, यानी कि क्या हो जाएगा, इनवर्सली। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली किसके बारे में बात हो रहा है, सिग्मा के बारे में। किसके बारे में, सिग्मा के बारे में। तो हायर इज द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, और इफेक्ट भी लिख सकते हैं, इफेक्ट लेसर विल बी द attraction between nucleus and electron, ठीक है, and hence, ठीक है, lesser will be ionization energy। ठीक है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, एकदम कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर है? अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि IE इनवर्सली टू सिग्मा। ठीक है, IE इनवर्सली टू क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा। अब इसको समझने के लिए क्या हम बोले कि सिग्मा जितना बढ़ेगा, ठीक है, सिग्मा जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, स्क्रीन कर रहा है, यानी कि रेडियस इसका क्या होगा, आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और आर बढ़ेगा तो फिर इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब तीसरा जो हम लोग बात करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, तो ये तो बड़ा आसान सा है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ज्यादा बाहर रहेगा, नंबर ऑफ सेल्स जितना ज्यादा होंगे उतना ही कम एनर्जी इसमें लगने वाला है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी कि एक तरह से हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एटॉमिक साइज का। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली एटॉमिक साइज। तो जितना ज्यादा एटॉमिक साइज रहेगा उतना ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगने वाला है, यानी IE इज इनवर्सली टू एटॉमिक साइज। क्लियर है, समझ में आ रहा है? या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ऐसा लिख देते हैं एन। ठीक है, आ रहा बात समझ में? अब यदि हम बात करें फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, फोर्थ क्या बोलता है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। तो पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन को अट्रैक्शन से समझना है, और स्क्रीनिंग को किससे समझना है आपको, यस, रिपल्सन से। ठीक है, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन कह रहा पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका हम लोग पढ़े थे, एस ऑर्बिटल का, याद है, SPDF, एस ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। ठीक है, और एस क्लोजर भी होता है। ठीक, तो अट्रैक्शन उसका न्यूक्लियस से क्या रहेगा, सबसे
ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। आ रहा बात समझ में? तो क्या लिखेंगे हम लोग, हायर इज द अट्रैक्शन, ठीक है, हायर हायर इज द एट्रैक्शन, यानी कि क्या हो गया, पेनिट्रेशन, हायर इज द एट्रैक्शन और पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगेगा निकालने के लिए। आ रहा बात समझ में? फ्रॉम दैट ऑर्बिटल, फ्रॉम दैट ऑर्बिटल, ठीक। अब ये भी ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, कि आई ई इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल फ्रॉम विच, ठीक है, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, ठीक है, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पे। सिंपल सा है, पेनिट्रेशन पावर हम लोग क्या पढ़े, यानी कि आई ई किसका ज्यादा होगा, एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर भी किसका आपका ज्यादा मिलता है, एस पी डी एफ, जितना ज्यादा सामने होगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो क्या लगेगा आपका, ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बस ध्यान में रखना है कि ये वाला हम लोग तब बेसिकली देखते हैं जब आपका साइज वगैरह नंबर ऑफ जो सेल्स है वो सेम, ठीक है, इफ अदर्स आर सेम, इफ अदर्स आर सेम, बाकी यानी कि नंबर ऑफ सेल्स वगैरह जो हो, साइज जो हो वो इक्वल हो, तब फिर इसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ वाला, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं फिफ्थ, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भी कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, हम लोग याद कीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो जब मोर स्टेबल होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जहां पे आपको नजर आएगा वहां पे एनर्जी जो है वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू जो आजू बाजू वाले रहेंगे, अनफील्ड ऑर्बिटल्स जो रहेंगे उससे, देखेंगे, ठीक है। फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स और आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल, ठीक है, ज्यादा स्टेबल होंगे, हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम दैट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम दैट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फ्रॉम दैट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कैसा कॉन्फ़िगरेशन भाई, यदि आपको मिले P3, जैसे ही ऐसा मिले बस अपने ऐसा हाफ सारा, ठीक है, आपको मिले P6, ये हो गया हाफ, यदि P6 देखने को मिले, ठीक है, उसके बाद D5 देखने को मिले,
ठीक, D10 देखने को मिले। ऐसा देखने को मिले तो एकदम अपने आप को दिमाग खड़ा कर लेना है, ठीक है, कि इस कॉन्फ़िगरेशन में एज कंपेयर टू दूसरा जो एनर्जी है वो ज्यादा लगने वाला है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, ठीक है, कि क्या ट्रेंड्स चलेगा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे हम लोग, ट्रेंड्स का, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अलोंग द, यदि हम लोग पीरियड जाए तब, ठीक है, अलोंग पीरियड सबसे पहले क्या देखेंगे, अलोंग पीरियड, अलोंग पीरियड, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से राइट यदि हम लोग जाएंगे, लेफ्ट से राइट, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, इंक्रीज, पढ़े हैं ना, जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है, इंक्रीज, और ये एन जो रहेगा वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, साइज, साइज क्या होता है आपका, डिक्रीज, और साइज डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है, यानी कि इससे अपने को क्या मिल रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते जाएगा, इंक्रीज। क्लियर हुआ बात को, क्या बोल रहे हैं। अब दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं अलोंग, अलोंग ग्रुप, ठीक है, अलोंग ग्रुप, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम यदि हम जाएं तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या रहता है आपका, सेम, रिमेन्स कांस्टेंट आपका रहता है, एन जो है वो बढ़ता है, एन इंक्रीज करता है, जिससे साइज भी है वो भी क्या होता है आपका, बढ़ता चला जाता है, और साइज बढ़ता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड आपका ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब ये तो हो गया आपका ट्रेंड्स, ट्रेंड्स भी है सारा कुछ, ये तो नॉर्मल, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका वो चीज भी क्लियर होगा, ठीक है, हालांकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा सा लंबा भी है, तो अगले सेशन में भी हम इसको ले चलेंगे, और भी जो इससे जो रिलेटेड बात है वो करेंगे, जो इससे और भी जो टच में टॉपिक है उसको भी हम लोग डील करेंगे। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल जैसे कि हम पीरियड वन का बात करें तो पीरियड वन में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन है और हीलियम है, हाइड्रोजन है और कौन सा है, हीलियम है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का यदि हम बात करें, और दोनों में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका हो जाएगा, हीलियम। आप अलोंग द ग्रुप भी जा रहे हैं, अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम ये भी बात करें कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, हीलियम का ही होता है, ये भी ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है, हीलियम का। क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन यदि देखेंगे तो क्या होगा, 1s2, यानी कि सबसे नजदीक है, ठीक है, 1s में है, n क्या है, सबसे नजदीक है, क्लोजर टू द न्यूक्लियस है, s2 है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, सबसे एक तरह से कहा जाए तो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल रहा है, एक्यूरेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और s भी है, पेनिट्रेशन पावर भी यहाँ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो ये चीज ध्यान में रखना है। यदि हम P2 की बात करें, ठीक है, P2 पीरियड 2 की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हेलिना का रब से फरियाद, यही पढ़े थे ना, ना का रब CS, ठीक है, यहां तक हम लोग आते हैं, LINAKRB, अच्छा पीरियड जा रहे हैं ना, सॉरी ग्रुप हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो पीरियड में क्या हो जाएगा, Li लिथियम बेरिलियम BCNOF, ठीक है, F, और साथ ही साथ एक आखिरी Ne। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे यदि हम जाएं तो अलोंग द, हम लोग ऐसे जाते हैं, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, ये गलत होगा,
आपकी पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, उजड़ जाएगी भाई। अब कैसे सर, ऐसा कैसे? आप ही तो अभी बताए हैं अलोंग द पीरियड जाने से ऐसा होता है। आप बता रहे हैं और खुद अभी कह रहे हैं गलत हो रहा है, तो कैसे? तो देखे जरा सा कॉन्फ़िगरेशन को, यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें चेंजेस कहाँ पे आएगा, केवल इसमें आएगा, यहाँ पे एक चेंजेस आएगा और एक चेंजेस यहाँ पे आएगा। कैसे समझेंगे जरा सा इसका कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम देखेंगे बेरिलियम का, तो बेरिलियम का कितना होता है, 1s क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी 2s2 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा 2p 2p1 हो जाएगा। बात समझ में आया? इसका यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका 2p4 हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में यदि हम बात करें तो ये देखिए s वाला है, ठीक है, ये कौन सा s है और ये क्या है p। नंबर ऑफ सेल्स दोनों का सेम है 2 2, ठीक है, लेकिन पेनिट्रेशन पावर यदि हम बात करें, इसका s और इसका p है, तो पेनिट्रेशन पावर की यदि हम बात करें तो पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होता है, s का, एज कंपेयर टू p। अब s का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो Li ग्रेटर देन b होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद आपका C हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये क्या हो रहा है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। याद आ रहा क्या बोले थे, जैसे ही P3 मिल जाए, तो P3 मिला और ये P4 है, कंपेयर भी इसी से होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम कर देंगे F से, उतना आगे नहीं, जस्ट उसके बाद वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है, आइडिया आपको धीरे धीरे होते जाएगा। तो फिर इन दोनों में क्या करेंगे, पलटी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा O, और ये हो जाएगा N, और ये हो जाएगा F, और ये हो जाएगा Ni। तो ये आपका एक्चुअल ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है। और इसमें भी आपका चेंज किस में आया, बेब नो, ठीक है, बेब नो, इसको ध्यान में रखेंगे, तो यही आपका चेंजेस मिल रहा है, ठीक है, बेब नो, यही आपका क्या करना है, चेंज कर देना है, बाकी सारा कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। P2 हो गया। यदि हम P3 बात करें तो P3 में कौन सा आ जाएगा आपका, Na, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्या हो जाएगा, आर्गन। क्लियर है? इसका यदि हम चले जाएं तो फिर से इसका क्या करेंगे, बस ये वाले पॉइंट पे और ये वाला पॉइंट पे क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे, यानी कि होगा क्या, Na, ठीक है, ग्रेटर देन Al, ग्रेटर देन Mg, ग्रेटर देन Si, ग्रेटर देन S, ग्रेटर देन P, ग्रेटर देन Cl, ग्रेटर देन Ar। ये देखने को आपको मिलेगा, दैट इज द करेक्ट ऑर्डर। समझ में आया है? कोई गलती नहीं करना है। थोड़ा सा यदि यदि हम ग्रुप में देख लें तो आपका और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, ठीक है, देखें थोड़ा सा ग्रुप में अब। तो यदि हम जी ग्रुप 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ली नाका आरबी CS, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप यदि हम जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है तो इसका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा, Li, Na, Kb, CS। इज दैट क्लियर? यदि हम ग्रुप 2 में जाएं, ग्रुप 2 में जाएं तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका भी सेम रीजन हो जाएगा, डाउन द ग्रुप हम लोग जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और कम होते जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। ये हो गया ग्रुप 2 का। यदि थोड़ा सा और हम इसमें वेरिएशन करें तो जैसे इस प्रकार से यदि हम करें, अपना ले ले हम लोग Fe, ठीक है, Fe+2, और क्या ले ले, Fe+3, इस तरीके का यदि हम लोग ले लें तो क्या बोले थे कि जो न्यूट्रल वाला सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है, और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में अपने को क्या मिलता है, जो ज्यादा वाला चार्ज रहता है, यानी कि यहां से यहां गए 1 और यहां से यहां गए 2, तो सबसे ज्यादा कौन होता है, 2 वाले का, देन होता है 1, यानी कि चार्ज जिस पे ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज छोटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च होता है, ठीक है। इसी में यदि हम करें, इसी में यदि हम कर लें, अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं Mn+2, ठीक है, Mn+2,
Mn+4 Mn+7 ऐसा ले ले, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से हम लोग जाएंगे। लेकिन एक चीज आपका दिमाग में यहाँ पे भी आ रहा है, सर यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वैलिड नहीं कर सकते हैं क्या? लगाएं यदि हम, तो Fe का आपका क्या हो जाता है आपका 3d6 4s2, ठीक है 3d6 4s2, यहाँ यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा 3d6 4s1, और यहाँ क्या करेंगे हो जाएगा आपका 3d6 ये हो जाएगा, और 4s क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला यदि हम देखें तो कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा आपका, ठीक है, आ रहा बात समझ में। लेकिन यदि हम ये वाला इसका यदि हम लोग लगाएं, ठीक है मैंगनीज का हम लोग लेकर चल रहे हैं ना, तो इसका यदि हम लोग लगाएं तो क्या हो जाएगा आपका 3d5, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3d1 हो जा रहा है, ठीक है, और ये आपका हो जा रहा है Mn+7, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका 3d0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये वाला तो आपका क्या बोल सकते हैं, एक तरह से जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है, वैलिड नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो बात ध्यान में रखना है कि जब सेम एलिमेंट के लिए जब हम लोग जाएंगे, ठीक है, सेम एलिमेंट के लिए जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो Z इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, Z इफेक्टिव इतना ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है कि उसके साइज को क्या करता है बहुत छोटा कर देता है, और उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम डिफरेंट एलिमेंट के लिए बात करें तो वहां पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जरूर से जरूर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे होल्ड कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन वाला 3d5 है, और 3d5 है तो ये क्या हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड में क्या हो रहा है मैक्सिमम एनर्जी लग रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखेंगे। तो नोट करके ये लिखेंगे फॉर सेम एलिमेंट, ठीक है, नोट करके लिखेंगे फॉर सेम एलिमेंट, ठीक है, ओनली चार्ज इज कंसिडर्ड, ओनली चार्ज इज कंसिडर्ड, केवल हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, चार्ज को कंसिडर करेंगे फॉर डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन also consider, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर्ड, ठीक है। तो ये जो नोट है ये बना के रखना है, ठीक। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहा आयोनेशन एंथैल्पी, आयोनेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनेशन पोटेंशियल। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।